स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की इस नेक्स्ट क्लास की, और इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर। इससे पहले हम बात कर चुके हैं 5 क्लासेज में राष्ट्रपति की, और 5 क्लासेज में हमने राष्ट्रपति का शुरुआत में इंट्रोडक्शन किया था, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का डिफरेंस किया था, और राष्ट्रपति की योग्यता, पद की शर्तें, उनकी वेतन, उनके त्याग पत्र, पद से हटाने का महाभियोग, ये पढ़ा। उसके बाद में हमने राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ा, शपथ पढ़ी, और राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति पढ़ी, उसके बाद विधायी शक्ति पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ी थी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति यानी कि इमरजेंसी पावर। उसके बाद में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर, उसके बाद में सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर, उसके बाद में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की विवेक शक्ति, डिस्क्रेशनरी पावर। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल जो शब्द है उसका मतलब होता है इमरजेंसी, और इमरजेंसी का मतलब होता है एक संकट, एक ऐसा संकट जो देश के ऊपर कभी भी आ सकता है, उसको हम कहते हैं इमरजेंसी। संकट 3 प्रकार से आते हैं, एक राष्ट्रीय संकट, एक राज्यों का कानूनी संकट, और एक धन का संकट, पैसों का संकट। तो इन संकट से कैसे निपटा जाता है, निपटने की पूरी प्रक्रिया संविधान के अंदर लिखी हुई है। तो उसी प्रक्रिया से हम आज रूबरू होने वाले हैं, और नाम तो आपने सुना ही होगा, इमरजेंसी पावर। देखो, इमरजेंसी पावर की जब हम बात करते हैं कि इमरजेंसी पावर होती क्या है, तो यहां पर आप थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करें। राष्ट्रपति की हम जो बात कर रहे हैं वो है आपातकालीन शक्ति। कौन सी शक्ति है? आपातकालीन शक्ति, और जिसे हम इमरजेंसी पावर कहते हैं। आपातकालीन जो शक्ति है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अच्छा, मैं आपको क्लियर कर दूं, आपातकाल के प्रावधान संविधान के भाग 18 में है। भाग कौन से में है? 18 में। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 352 से लेकर 360 तक। यहां पर आपातकालीन प्रोविजन दिए, यानी कि संविधान में आपातकाल यानी कि संकट से निपटने के वो पूरी प्रक्रिया इसमें लिखी हुई है। इसमें अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये 3 अनुच्छेद हैं। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान है, नेशनल इमरजेंसी, और 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट रूल, और 360 में प्रावधान है वित्तीय आपातकाल के। यहां पर जब हम बात करें 352 की, तो इसमें लिखा है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल नाम से पता लग रहा है पूरे देश में लगता है। पूरे देश में लगने वाले आपातकाल को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। और इसका जो सेकंड पार्ट है, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, और प्रेसिडेंट रूल जो है जिसको हम कहते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक विफलता, राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, और 360 में लिखा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या लिखा है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। और नाम तो आपने सुना ही होगा, वित्तीय
आपातकाल, इसे हम कहते हैं वित्तीय आपातकाल। पैसों का संकट, धन का संकट अगर देश में आ जाए तो उसको वित्तीय आपातकाल के नाम से हम जानते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल, 3 प्रकार के संकट देश में कभी भी आ सकते हैं। देखो, हम यहां पर बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आपातकाल और इनके कारणों की। हम अगर बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल का कारण क्या है, तो इसके 2 कारण हैं। 2 कारण कौन से? एक है आंतरिक कारण और दूसरा है बाह्य कारण। आंतरिक और बाह्य 2 कारणों से राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। आंतरिक में देश के अंदर जनता के द्वारा हथियारों के साथ विद्रोह कर दिया गया हो, तब लगता है। और बाह्य में आपातकाल लगता है उस समय जब देश के ऊपर कोई आक्रमण हो गया हो, दुश्मन देश के द्वारा आक्रमण कर दिया गया हो, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 2 कारणों से। और मैं बात करूं कि राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है, तो आप कहेंगे 3 बार। केवल कितनी बार? 3 बार लगा है। 2 बार बाहरी और 1 बार आंतरिक। भारत, पाकिस्तान और चीन युद्ध के दौरान लगा है 2 बार, और 1 बार लगा है आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण, आंतरिक अशांति के कारण। राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो यहां पर कारण क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट रूल क्यों लगता है? इसके लगने के पीछे कारण है, पहला, किसी राज्य में, ये किसी एक राज्य में लगता है, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना। राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होना यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर जिसको आप कह सकते हो। और दूसरा इसका कारण है केंद्र के आदेश न मानना। अगर कोई राज्य केंद्र के आदेश न माने, मना करे, ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अनुच्छेद 365 में इसके प्रावधान है, केंद्र के आदेश न मानने पर। वित्तीय आपातकाल, नाम से पता लग रहा है वित्तीय, यानी कि देश में अगर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस अगर आ जाए, उस दौरान वित्तीय आपातकाल लगता है आर्थिक संकट के कारण। अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रपति शासन देश में कितनी बार लगा है, तो 100+ बार लग चुका है, 100 से अधिक बार लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? वित्तीय आपातकाल अब तक 1 बार भी नहीं लगा है। देखो, अब आप इस ग्राफिक को देखें। नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी पावर है ये, भाग कौन से में है? 18 में, अनुच्छेद 352 से 360 तक। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में लगता है, और कारण है एक्सटर्नल वार, इंटरनल आर्मर्ड रिबेलियन, आर्मर्ड रिबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर इन स्टेट, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसको राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। अनुच्छेद 356, रीजन क्या है? फेलियर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द सेंटर, केंद्र के आदेश न माने कोई राज्य, यह राज्य में संवैधानिक तंत्र ही फेल हो जाए, इन 2 कारणों से लगता है राष्ट्रपति शासन। फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में लगता है। इकोनॉमिक क्राइसिस इन कंट्री, देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया हो, ऐसी कंडीशन में लगता है कौन सा? वित्तीय आपातकाल। एकदम सिंपल है। चलिए अब हम डिटेल पढ़ेंगे एक एक करके।
देखो, जब देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, संविधान, लोकतंत्र इन पर खतरा उत्पन्न हो जाए, तब राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद आपातकाल की घोषणा की जाती है। आपातकाल की घोषणा करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। और इसमें हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, थोड़ी डिटेल हम पढ़ेंगे इसकी। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में डिटेल में लिखी हुई है। अनुच्छेद कौन सा में है? 352। 352 कहता है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल दो कारणों से लग सकता है, एक बाह्य युद्ध और दूसरा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है उद्घोषणा, यानी कि इसकी घोषणा किस व्यक्ति के द्वारा, किस पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो यहां पर बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा करता है। रिकमेंडेशन कौन करता है? रिकमेंड कौन करता है? सलाह कौन देता है राष्ट्रपति को? रिटर्न में लिखित सलाह दी जाती है कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट के द्वारा। देखो, रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ये जो लिखित सिफारिश वाला मामला है ना, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में आया था। इससे पहले लिखित का प्रावधान नहीं था और राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर देता था प्रधानमंत्री के कहने से। जैसे 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद को केवल फोन ही किया था और फोन पर देश में इमरजेंसी लग गई और उसका गलत इस्तेमाल हुआ, मिसयूज हुआ, जनता पर अत्याचार हुए। इसलिए इसमें चेंज किया गया कि आगे से कभी भी ऐसी गलती राष्ट्रपति न करे। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव। घोषणा जब राष्ट्रपति करता है तो उसके एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है। उस प्रस्ताव में पूरा लिखा जाता है कि क्यों आपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रयास किया है। तो उसे हम कहते हैं प्रस्ताव। फॉर डिक्लेरेशन पास्ड इन पार्लियामेंट विद इन 30 डेज। संसद की अनुमति के लिए संसद के अंदर 30 दिनों के भीतर लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास करवाना बहुत जरूरी है। और अगर पास नहीं हुआ तो 30 दिन में राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। इनकी राष्ट्रपति ने जो घोषणा की है उसकी मियाद 30 दिन की है और ये 30 दिन आपको मिलते हैं संसद से अप्रूवल लेने के लिए। और संसद ने अगर आपको अप्रूवल दे दिया तो ये लग गया 6 महीने तक। और प्रत्येक 6 महीने के अनुसार आप इसे अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं जब तक देश में शांति स्थापित न हो जाए। पीरियड ऑफ इंप्लीमेंटेशन फर्स्ट 1 month then can be extended indefinitely with the approval of parliament at intervals of 6 months। पहले 1 महीने के लिए लगेगा, उसके बाद में पार्लियामेंट इसको 6 महीने के अंतराल में इसको इनडेफिनेट टाइम यानी कि अनंत काल तक बढ़ा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की हम बात कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, जनता पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसकी बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स एक्सेसिव पावर। एक्सेसिव यानी कि केंद्र सरकार के पास संपूर्ण शक्तियां आ जाती है राज्यों की। कंट्रोल ऑफ द सेंटर ओवर द स्टेट। राज्यों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल स्थापित हो जाता है, यानी कि अब राज्य सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चली जाती है क्योंकि देश संकट में है। ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार कोई कानून बनाएगी तब भी केंद्र सरकार की परमिशन लेना पड़ेगा और किसी प्रकार से कोई निर्णय लेगी तो केंद्र सरकार की परमिशन जरूरी है। तो यहां पर देश एकात्मक रूप धारण कर लेता है।
फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। फंडामेंटल राइट्स आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं अनिश्चित समय के लिए। 20 और 21 को छोड़कर, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद कौन से में है? 159 में। आर्टिकल 359 359 में है, 159 नहीं। अनुच्छेद कौन सा है? 359। 359 कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। 20 और 21 संवेदनशील है क्योंकि 20 में लिखा है अपराधों की 2 स्थिति में संरक्षण, यानी कि किसी से अपराध हुआ है तो उसको भी पक्ष रखने का अधिकार तो मिलेगा। 21 में लिखा है जीवन का अधिकार, जिंदा रहने का अधिकार, तो यह अधिकार कभी समाप्त नहीं किया जा सकता लोगों की जिंदा रहने का। तो यह 20 और 21 जो आर्टिकल है वो तो रहेंगे जिंदा और बाकी सभी सस्पेंड हो जाएंगे, सबको घायल कर दिया जाएगा, एक बार साइड में लगा दिया जाएगा। यहां पर एक आर्टिकल आता है 358। कौन सा आर्टिकल है? 358। 358 जो है आर्टिकल 19 के बारे में कुछ कह रहा है। 19 जो है अपने आप में बड़ा संवेदनशील आर्टिकल है। ये आर्टिकल कह रहा है 358 कि अगर आपका आपातकाल बाहरी युद्ध या आक्रमण के कारण लगा है, ऐसी कंडीशन में अनुच्छेद 19 को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ऐसा न हो, क्योंकि अनुच्छेद 19 में आपको पता है मीडिया की स्वतंत्रता है, और कहीं युद्ध के मैदान में मीडिया पहुंच गए, ये लो आज हम आपको दिखाएंगे युद्ध की लाइव एक्टिविटी, कैसे युद्ध किया जाता है। आज तक आपने फिल्मों में देखा है और हम आपको रियल दिखाएंगे। ये देखो हमारे मेजर साहब आ रहे हैं और मेजर साहब को मीडिया पूछेंगे अब जो है अगला अटैक कहां करने वाले हो, कौन सी तोप का इस्तेमाल करने वाले हो, कौन सी टुकड़ी आ रही है। ये तो बातें लीक कर दी आपने। तो मीडिया का काम तो यही है, और मीडिया लाइव टेलीकास्ट करता है जो ग्लोबली लोग कहीं भी देख सकते हैं, किसी भी कोने में। तो दुश्मन भी तो देखता ही है। आपने 2008 में मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमले के बारे में सुना होगा। उस हमले में सबसे ज्यादा नुकसान भारत को इसलिए हुआ क्योंकि हमारी देश की पागल मीडिया उसको लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। लाइव टेलीकास्ट कर रही थी, अधिकारी जो भी आ रहे हैं उनके चारों तरफ झूम जाती, बताइए अब क्या होने वाला है, अंदर गोलियां चल रही है, आतंकवादी खून खराबा कर रहे हैं, बताइए आपका एक्शन क्या है। देखिए हमारा एक्शन ये है कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दिया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि देखो एनर्जी कमांडो आ रहे हैं, 2 घंटे तो लगेंगे। अच्छा 2 घंटे लगेंगे, तब तक तो वहां पर खून खराबा और होगा। देखो होगा तो उसका हम क्या कर सकते हैं। ये जो सारी चीजें है ना, ये पाकिस्तान में बैठे उनके कमांडर भी सुन रहे थे, और वो सीधा कसाब को निर्देश दे रहे थे कि 2 घंटे बाद आएंगे एनएसजी कमांडो, ज्यादा से ज्यादा गोलियां चलाओ, ज्यादा से ज्यादा मारो लोगों को, खून खराबा करो, और भारत को हिलाकर रख देना है। उनको पता लग जाना चाहिए कि पाकिस्तान चीज क्या है। तो ये सारी चीजें उस समय हुई थी जब ताज होटल के ऊपर हमला हुआ था, और मीडिया के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। मीडिया की बातें पाकिस्तान के आतंकवादी सुन रहे थे, और फिर वो उसको निर्देश दे रहे थे कसाब को। ताज होटल के अंदर बाहर की बातें अंदर कसाब को पता लग रही थी, और कसाब जो है लाइव देख रहा था सारी चीजें, बाहर जो चल रही है वो उसके मोबाइल में लाइव चल रही थी, और उसके कारण नुकसान हो। इसलिए ऐसा नुकसान न हो, इसलिए अनुच्छेद 358 कहता है कि अगर देश पर आक्रमण हुआ, युद्ध की कोई घटना हुई, तो अनुच्छेद 19 को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। क्यों?
क्योंकि 19 में मीडिया है, लोगों की अभिव्यक्ति है, घूमने फिरने की आजादी है, इसलिए। तो एक बात आपकी ये क्लियर होगी। अब देखो दूसरी बात 19 की ये है कि अगर देश में आपातकाल लगे आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण तो अनुच्छेद 19 के साथ छेड़छाड़ न की जाए, 19 को यथावत बना रहने दिया जाए, क्योंकि आंतरिक है, देश की जनता की अभिव्यक्ति आंतरिक अशांति के दौरान आपातकाल में समाप्त नहीं की जा सकती। चलिए आगे देखो। द टर्म ऑफ लोकसभा ऑब्लिक लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड बाई 1 year एज लॉन्ग एज द इमरजेंसी कंटिन्यू। जब तक आपातकाल चालू है तब तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के आम चुनाव नहीं करवाए जा सकते। तो क्या करेंगे? आम चुनाव को एक्सटेंड कर देंगे, आम चुनाव को आगे बढ़ा देंगे। कितना आगे बढ़ाएंगे? 1 साल तक। फिर भी अगर शांति स्थापित नहीं हुई तो फिर 1 साल तक, फिर भी शांति स्थापित नहीं हुई तो फिर 1 साल तक। 1 साल तक कौन बढ़ाएगा? हमारी संसद एक बिल पास करके बढ़ाएगी। 1-1 साल के अंतराल से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और अनंत काल तक हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। किसको? लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के कार्यकाल को। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि क्या कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है। कब हुआ था? 1975 में इमरजेंसी लगी थी और उस समय 5वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया था 20 में, और संसद ने एक प्रस्ताव पास करके 1 साल तक बढ़ा दिया था उसका कार्यकाल। हालांकि इमरजेंसी बीच में समाप्त हो गई थी, तो जब इमरजेंसी समाप्त हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव होने जरूरी है। तो भारत की 5वीं लोकसभा एकमात्र ऐसी लोकसभा है जिसने 5 साल 10 महीने काम किया है। 5 साल से ज्यादा काम करने वाली एकमात्र लोकसभा कौन सी है? 5वीं। और इस दौरान राजस्थान में 5वीं विधानसभा थी जिसने 3 महीने अतिरिक्त काम किया था। ये राजस्थान की एकमात्र विधानसभा है जिसने 5 साल से अधिक काम किया है। कौन से नंबर की है? 5वीं विधानसभा। ये बात है 1977 की, 77 की। चलिए, तो उसके बाद में हम बात करते हैं कि भारत में अब तक कितनी बार इमरजेंसी लगी है। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई नहीं कि इमरजेंसी को अगर समाप्त करना होगा तो कौन करेगा। देखो, लागू करने के लिए राष्ट्रपति ने क्या किया था? मंत्रिमंडल की सिफारिश ली, तो मंत्रिमंडल सिफारिश कर दे तो राष्ट्रपति समाप्त कर देगा। एक कंडीशन और, अगर लोकसभा के आधे सदस्य लिखित में राष्ट्रपति को सिफारिश करे कि आपातकाल को समाप्त किया जाए तो भी राष्ट्रपति आपातकाल को समाप्त कर सकता है। लोकसभा के, राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के। अब तक देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। पहली बार इमरजेंसी लगी थी 20 अक्टूबर 1962 को। 1962 से लेकर 1967 तक चलने वाली ये देश की पहली इमरजेंसी थी जो भारत चीन युद्ध के दौरान लागू की गई। और इस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस इमरजेंसी के दौरान भारत ने 2 देशों के साथ युद्ध किया, 2 देशों को निपटाया था भारत ने। एक चीन के साथ 1962 में और एक 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध किया था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी इसी दौरान हुआ है, 1965 में, फर्स्ट इमरजेंसी के दौरान। आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि जब देश में 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उस समय तो देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन आपको पता है नेहरू का निधन 1964 में हो गया था।
यहां पर इस आपातकाल के दौरान ही नेहरू का डेथ हो गया था और उसके बाद में गुलजारी लाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1965 में, तो इस दौरान देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान को धूल चटाई थी उन्होंने। और उसी समय देश में हरित क्रांति आई थी, किसानों ने देश में अनाज का उत्पादन किया अनाप शनाप। इसीलिए तो शास्त्री ने वो नारा दिया था इसी दौरान 1965 में, जय जवान जय किसान। ये नारा 1965 में उस समय आया जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और हमारे किसान हरित क्रांति के लिए देश के अनाज का उत्पादन बढ़ा रहे थे। उसके बाद में दूसरी इमरजेंसी लगी है 1971 से 75 और इस दौरान इमरजेंसी लगने के पीछे कारण था भारत पाकिस्तान दूसरा युद्ध, सेकेंड वार ऑफ इंडो पाक 1971। आफ्टर द वार द शिमला एग्रीमेंट, कौन सा एग्रीमेंट? शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बाय जुलाई 1972 between the Prime Minister of India Indira Gandhi and Prime Minister of Pakistan जुल्फिकार अली भुट्टो। तो भारत और पाकिस्तान का जो सेकंड युद्ध हुआ था उस समय भी इमरजेंसी लगी थी और दूसरी इमरजेंसी थी 1971 में और 1975 तक चली और इस दौरान पाकिस्तान बुरी तरह से पराजित हुआ। हमने धूल ऐसी चटाई, धूल उसको ऐसी चटाई कि आज तक धूल उसके मुंह में ही पड़ी है। आज तक धूल जो है निकली नहीं। पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया था, बांग्लादेश नाम का एक नया राष्ट्र बन गया था उसी समय और बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान कमजोर हो गया और पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया भारत की सेना के सामने और पाकिस्तान ने यह हार स्वीकार कर ली। और उसी दौरान जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ और इस दौरान प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार कार में अली भुट्टो, भुट्टो खाते हुए आए थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि भारत में ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध के बाद रूस के सहयोग से हुआ था, रूस में ताशकंद में। आजकल तो रूस में नहीं है ताशकंद, आजकल तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब ताशकंद समझौता चल रहा था उसी समय 11 जनवरी 1966 को हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी, डेथ हो गई थी। कहां पर? ताशकंद में, रूस में। और इस मौत का, इस डेथ का आज तक कारण पता नहीं लगा है कि मौत एक्चुअल में मौत थी या हत्या थी। तो ये उस समय हुआ था और 1972 में शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए, उसके बाद में तीसरी जो इमरजेंसी लगी है 1975 से 77 ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति के कारण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। नेशनल इमरजेंसी imposed in 1975 due to internal disturbance. It lasted from 25 June 1975 to 21 March 1977. 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगने वाली यह इमरजेंसी देश में सबसे ज्यादा विवादित रही।
इस पर सबसे ज्यादा विवाद हुए। क्यों हुए? क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर जनता के ऊपर अत्याचार किए गए। तो ये इमरजेंसी इसलिए लगी क्योंकि देश की जनता ने सरकार और सिस्टम के खिलाफ आंदोलन किया था और 352 में इसके प्रावधान थे कि अगर देश में अशांति आ जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है और ऐसा कर दिया गया। इस दौरान हमारे देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के फोन करते ही फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। 25 जून 1975 को रात को 12 बजे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। बीजेपी ने हाल ही में कहा कि 25 जून को प्रतिवर्ष काला दिवस, ब्लैक डे मनाया जाएगा। इस संविधान के ऊपर बड़ा दब्बा था ऐसा, फिर विपक्ष ने उसका विरोध भी किया था, आपको पता होगा। चलिए जो भी है, तो 25 जून 1975 को ये इमरजेंसी लगी थी और इस दौरान इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को सलाह दी कि देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने का एक सबसे बेहतर तरीका मेरे पास आइडिया है। बताओ बेटा क्या आइडिया है? आइडिया ये है कि देश के सभी पुरुषों की नसबंदी करवा दो। अभी मीडिया कैद है, कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है और डॉक्टरों को आदेश दे दो कि प्रत्येक डॉक्टर अपना टारगेट पूरा करेगा। और ये आइडिया सरकार को अच्छा लगा और पूरे देश में डॉक्टरों को आदेश दिया कि एक डॉक्टर अपना टारगेट पूरा नहीं किया तो देख लेना तुम्हारी नौकरी गई। और इस दौरान गांव, दूर दराज, ढाणियों, पहाड़ियों, हर क्षेत्र में जो है डॉक्टर ने कैंप लगाए जगह जगह, और पुरुष जहां भी दिखा पकड़ पकड़ के जो है सबकी काट दी। पुरुष नसबंदी इतनी खतरनाक तरीके से की कि बूढ़े आदमी का भी ऑपरेशन कर दिया, जवान का भी कर दिया, जिसकी बेचारे की शादी भी नहीं हुई थी उसका भी बच्चे वाला ऑपरेशन कर दिया। देश में एक ऐसा माहौल बना। बाद में पता लगा लोगों को यह नहीं बताया कि आपकी नसबंदी कर रहे हैं, लोगों को यह बताया कि आपकी तो हम जांच कर रहे हैं, आपकी तो कोई टीका लगा रहे हैं ताकि आपकी कोई बीमारी शिमारी नहीं हो आगे आने वाले टाइम में। और इस दौरान देश में सरकार के खिलाफ एक माहौल बना और 1977 में देश में जब चुनाव हुए तो देश की जनता कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी के खिलाफ थी। और इस आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी चारों खाने चित हो गई थी और देश में प्रधानमंत्री उम्मीदवार इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थी। और चुनाव हराने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, चुनाव हराने वाला वही व्यक्ति था जिसने इंदिरा गांधी के ऊपर मुकदमा किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि इंदिरा गांधी ने 1971 के जो चुनाव जीते उसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था। और इस वकील का नाम था राज नारायण सिंह। और ये राज नारायण सिंह प्रधानमंत्री पर मुकदमा करके देश में चर्चा में आ गए थे। और फिर जो है 1977 में लोगों ने राज नारायण सिंह को कहा कि आप ही चुनाव लड़ो इंदिरा गांधी के खिलाफ और सबक सिखा दो। और रायबरेली से इंदिरा गांधी के सामने चुनाव लड़े राज नारायण सिंह और इंदिरा गांधी को बुरी तरह से पराजित किया लोकसभा के चुनाव में और कांग्रेस पार्टी चारों खाने चित हो गई थी। देश में एक नई पार्टी उसी समय बनी थी जिसका नाम है जनता पार्टी और जनता पार्टी की सरकार बनती है 1977 में और देश में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। और इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने जो गलतियां की है उनको हम सुधारेंगे। और 44वां संविधान संशोधन इस सरकार ने करवाया था 1978 में। और इसी संशोधन के दौरान बहुत सारी वो चीजें जो 42वें संशोधन की गलतियां थी उनको सुधारा गया। जैसे
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से ही करेगा। यह मोरारजी देसाई सरकार की 44वें संशोधन में किया गया और इसी दौरान ये प्रावधान भी किया था कि अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति जो है उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द लिखा गया कि हथियारों के साथ विद्रोह होना चाहिए तब इमरजेंसी लगेगी, ऐसे आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार से 44वें संशोधन में हालांकि और भी कई संपत्ति वगैरह के भी परिवर्तन हुए थे, लेकिन इमरजेंसी के ये दो महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। चलिए, तो ये थी राष्ट्रीय आपातकाल का तीसरा पार्ट। अब हम बात करेंगे, ये बात तो हमारी हो गई है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आर्मर्ड रिबेलियन। द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैड डिक्लेयर्ड द इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी बात हम कर चुके हैं। हाउएवर द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज रिप्लेस्ड विद इन आर्मर्ड रिबेलियन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संविधान संशोधन करके ये इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्मर्ड रिबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। इसकी बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 356 की। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 356। नाम तो आपने सुना ही होगा, 356 बहुत पॉपुलर नाम है, बहुत ही जाना पहचाना नाम है, बहुत ही सुना हुआ, बार बार चर्चा में होने वाला, इस्तेमाल होने वाला नाम है ये। 356 लग गया रे, 356 लग गया रे। अभी मणिपुर में 356 लगा हुआ है। देखो, 356 एक ऐसी कंडीशन होती है जिस समय देश में कोई राज्य की पावर केंद्र ले लेता है, कोई राज्य केंद्र के अधीन चला जाता है। हमारे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित वो होता है जो सीधा केंद्र सरकार के अंडर में काम करता है, और राज्य वो होता है जो स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार को चलाता है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। जब देश में 356 लगता है किसी राज्य में, तो वो राज्य अस्थायी रूप से केंद्र शासित बन जाता है, वो केंद्र के अधीन चला जाता है। उसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। हालांकि राष्ट्रपति शासन शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं हुआ है। संविधान में जो शब्द है उसका नाम है संवैधानिक विफलता, अनुच्छेद 356, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर। राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए और अनुच्छेद 365 के अनुसार अगर कोई राज्य की सरकार केंद्र के आदेश न माने, तो भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल। इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। इट इज अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द एडवाइस ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो, ये कह रहे हैं कि इसकी घोषणा राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल और केंद्र की मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। उस संबंधित राज्य का राज्यपाल सलाह देता है कि हमारे इस राज्य में संवैधानिक तंत्र फ्लॉप हो चुका है और राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। उस समय इसकी घोषणा की जाती है। इट इज मैंडेटरी टू गेट द प्रपोजल फॉर अनाउंसमेंट पास्ड इन पार्लियामेंट विद इन 60 डेज। यहां पर आपको एक फर्क नजर आएगा। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल में जो प्रस्ताव था उसको 30 दिनों के भीतर संसद पास करेगी, तब वो राष्ट्रीय आपातकाल आगे बढ़ जाएगा 6 महीने तक। और यहां पर 30 दिन की जगह क्या लिखा है? 60 दिन। यहां पर लिखा है कि प्रस्ताव 60 दिनों के भीतर संसद में पारित हो जाए। अब देखो, 60 दिनों के भीतर की बात करें तो यहां पर आता है कि अगर राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी और संसद ने स्वीकृति नहीं दी, तो राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक लगेगा? तो आप कहेंगे 60 दिन तक लगेगा। आप क्या कहेंगे? 60 दिन तक लगेगा। इट टेक अप 6 months वंस अप्रूव्ड बाय द
parliament, it can take up a maximum 3 years, but after 1 year, the approval of election commission is mandatory. एक बार संसद इसको पास कर दे तो 6 महीने तक आपातकाल लग जाता है, और संसद पास नहीं करे और राष्ट्रपति पास करे तो राष्ट्रपति के साइन की मियाद 2 महीना है, 60 दिनों तक लगेगा। और इन 60 दिनों के अंदर अगर संसद ने पास कर दिया तो 6 महीना उसको और मिल गया, और प्रत्येक 6 महीने के अनुसार इसको अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। किसको? राष्ट्रपति शासन को, जो किसी एक राज्य में लगता है और राज्य की सरकार की पावर केंद्र ले लेता है, छीन लेता है। जैसे घर में कोई बच्चा बदमाशी करता है ना, उसको कोई जिम्मेदारी मिली हुई, मान लो कि एक होता है और दुकान चलाता है वो, और वो अगर बदमाशियां करे, दुकान का हिसाब किताब टाइम पर नहीं दे, वीकेंड पार्टियां करे, रात को 12 बजे सुबह 10 बजे तक सोता रहे, तो पता है दादाजी क्या करते हैं? उसकी चाबी ले लेते हैं दुकान की, तुम इधर ला, दुकान चलाना तेरे को आता नहीं है, हैं? घर के भी कोई नियम होते हैं, घर का कोई संविधान होता है, कोई व्यवस्था होती है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। लाइए इधर। दादाजी चाबी छीन कर छोटे वाले पोते को दे देते हैं, ले बता आज के बाद दुकान तू खोलेगा। ये क्या हुआ? ये पावर छीन ली। ठीक इसी प्रकार से राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की पावर छीन कर राज्यपाल को दे देता है, ये लो, और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को कहता है पीछे मुड़, घरे जा। तो सारे मंत्री हट जाते हैं और राज्यपाल पूरी पावर अपने हाथ में ले लेता है, अगर संविधान का उल्लंघन किया तो। यहां पर आपको बात समझ आ गई कि अधिकतम 3 साल तक लग सकता है, लेकिन 1 साल पूरा होने पर भारत निर्वाचन आयोग की लिखित सिफारिश लेकर ही आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। समझ में आई बात आपको? देखो, अगर राष्ट्रपति शासन लगा है किसी राज्य में और राष्ट्रपति शासन लगे हुए 1 साल पूरा हो गया, तो आपको वहां चुनाव करवाना पड़ेगा, सरकार को बहाल करना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि नहीं, सरकार को तो बहाल हम कर नहीं सकते क्योंकि ऐसी कंडीशन वहां है नहीं चुनाव करवाने के लायक, तो निर्वाचन आयोग की लिखित सिफारिश लो। एक प्रमाण पत्र देता है निर्वाचन आयोग कि चुनाव करवाने के अनुकूल परिस्थितियां यहां है नहीं, तब आप उसे 1 साल और बढ़ा सकते हो। फिर 1 साल पूरा हो जाए, फिर निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग लिखित सर्टिफिकेट देता है कि यहां चुनाव के अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, तो फिर आप 1 साल और बढ़ा सकते हो। ऐसे करते करते 3 साल तक आप जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो किसी राज्य में। तीन साल तक। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि 3 साल से ज्यादा लगाना पड़े तो उसका भी सॉल्यूशन है। अगर 3 साल से भी ज्यादा लगाना पड़े तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा कि भाई इस राज्य में व्यवस्था खराब होने के कारण हम आपातकाल 3 साल से आगे बढ़ा रहे हैं, और वहां 3 साल से आगे बढ़ सकता है। जैसे पंजाब में लगा था, पंजाब में 5 साल तक लगा है। जम्मू कश्मीर में भी संविधान संशोधन करके कई बार लगाए हैं डिस्टर्बेंस होने के कारण। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले कहां लगा था। सबसे पहले कहां लगा था? 20 जून 1951 को पंजाब के पेपसू में लगा था। पंजाब में 1951 को पहला राष्ट्रपति शासन लॉन्च किया गया। श्री गणेश पंजाब से हुआ है, और सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी में जो लगा है वो कहां लगा है? मणिपुर में। कितनी बार लग चुका है? 11 टाइम, 11 बार। मणिपुर भारत का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में बार बार राष्ट्रपति शासन लगा है और अभी भी लगा हुआ है। अभी भी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो मणिपुर ने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए सभी राज्यों के। प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड 4 टाइम इन राजस्थान। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो 4 बार लगा है राष्ट्रपति शासन। अब राजस्थान की हम बात करें तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, और राजस्थान में 4 बार
कब कब लगा है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजस्थान से संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। देखो, प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज 4 टाइम इन राजस्थान। कितनी बार लगा है? 4 बार। अब हम एक एक बार की बात करेंगे। देखो सारणी के माध्यम से। पहली बार कब लगा है? 13 मार्च 1967 को 43 डेज का सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया की गवर्नमेंट को चौथी विधानसभा के दौरान बहुमत नहीं मिला था, इसलिए लगा। तो इस दौरान गवर्नर कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद, राज्यपाल हुआ करते थे राजस्थान के, और मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। और इस दौरान देश के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। और राजस्थान में कौन सी विधानसभा थी? तो चौथी, 4th विधानसभा के दौरान लगा है। और रीजन क्या था? मेजोरिटी प्रॉब्लम, बहुमत की समस्या थी। आम चुनाव के बाद बहुमत नहीं मिला सुखाड़िया गवर्नमेंट को, इसलिए। तो राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है 13 मार्च 1967 को। 43 दिनों का सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन कहलाता है। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा है 30 अप्रैल से 21 जून 1977, 54 दिन का। कितने दिन का? 54 डेज का। 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक लगा है। और गवर्नर कौन थे उस समय? राज्यपाल वेदपाल त्यागी। और मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरिदेव जोशी। और इस दौरान देश के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और उस समय राजस्थान की विधानसभा कौन सी थी? 5वीं। और रीजन क्या था? क्योंकि देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था, और राजस्थान की विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया था 5वीं विधानसभा का, इसलिए लगाया गया। तीसरा, राजस्थान में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा है 17 फरवरी से 5 जून 1980 में लगा है। और राजस्थान में ये जो राष्ट्रपति शासन लगा है, उस समय गवर्नर कौन थे? रघुकुल तिलक। राज्यपाल कौन हुआ करते थे? रघुकुल तिलक। और मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। और उस समय देश में राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और राजस्थान में ये 6ठी विधानसभा थी, और कारण था मेजोरिटी प्रॉब्लम, बहुमत की समस्या के कारण ये 1980 में लगाया गया। हालांकि ऐसा बताते हैं बहुमत की समस्या, लेकिन भैरों सिंह शेखावत ने कहा था कोई बहुमत की समस्या नहीं थी, इन्होंने मेरे से बदला लिया, ये विपक्ष से बदला लेने के लिए ऐसा किया गया। आपको पता होगा 1977 में जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी हारी थी, उस समय 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी, 8 राज्यों में। और इंदिरा गांधी जब 1980 में वापसी हुई प्रधानमंत्री के रूप में, तो गुस्सा उनका परवान पर था। इन राज्यों की हिम्मत कैसी हुई कि गैर कांग्रेसी सरकारें बना ली इन्होंने? कांग्रेस के बिना देश चल नहीं सकता, तुम लोगों ने गैर कांग्रेसी सरकार बनाई है, बड़ी शर्म की बात है ये हमारे लिए। और 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक साथ बर्खास्त कर दिया था, बोला इनके पास बहुमत नहीं था। उस समय कौन आवाज उठाए? न्यायपालिका भी कब्जे में थी, और देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलना सबके लिए मुश्किल काम था, दुश्मनी मोल ले कौन। तो उस समय राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत थे, और ये आपातकाल लगा था तीसरा 1980 में। चौथा आपातकाल लगा है 1992-93 में। 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक लगा, और ये 354 दिन का, यानी कि लगभग 1 साल तक रहने वाला ये राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है। सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन पहला, और सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लास्ट वाला चौथा। इस समय राजस्थान के गवर्नर राज्यपाल कौन थे? एम चन्ना रेड्डी।
एम चन्ना रेड्डी राजस्थान के राज्यपाल हुआ करते थे और मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत के टाइम में सबसे ज्यादा आपातकाल लगे हैं 2 बार, और राष्ट्रपति थे देश के शंकर दयाल शर्मा और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और देश में राजस्थान में विधानसभा थी 9वीं, और इसका कारण था अयोध्या डिस्प्यूट। राजस्थान में चौथे राष्ट्रपति के पीछे, राष्ट्रपति शासन लगने के पीछे कारण था अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराना। बीजेपी और कार सेवक हिंदू संगठनों के द्वारा मिलकर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया, और उनके सहयोग में बीजेपी की सरकारें भी थी, उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह की सरकार वगैरह। इस दौरान भारत के 6 राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और उन सभी 6 राज्यों की बीजेपी की गवर्नमेंट को एक साथ बर्खास्त कर दिया गया। 1977 में बीजेपी नहीं थी एक्चुअल में, लेकिन बीजेपी की बहन ही थी जनता पार्टी। बाद में 1980 में ये बीजेपी के रूप में कन्वर्ट हुई थी। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई है, और उससे पहले जो देश में पार्टी थी, जो बीजेपी वाले नेता उसमें रहते थे, वो जनता पार्टी थी। तो राजस्थान में आपको पता लगा अब तक जो है 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और अभी हम बात करेंगे वित्तीय आपातकाल की। ऐसा वित्तीय आपातकाल जो आज तक लगा नहीं है। वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है? 0 बार। किस अनुच्छेद में लगता है? 360 में। घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। और घोषणा का प्रस्ताव संसद में कितने दिनों में पास होता है? तो 60 दिनों में। ये भी 2 महीने में पास होता है। और ये जब लगता है तो कोई सरकार गिरती है, किसी सरकार को निलंबित किया जाता है क्या? नहीं। सरकारों पर, जनता के मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन प्रभाव जो सबसे ज्यादा पड़ता है वो पड़ता है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटी जाती है। राज्य सरकारों की बजट में कटौती की जाती है। ये बजट और पूरा फाइनेंस सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चला जाता है, क्योंकि देश आर्थिक स्थिति के संकट के दौर से गुजर रहा होता है और उसको पैसों की आवश्यकता होती है। तो रीजन क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस। वित्तीय आपातकाल का रीजन है इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट। द डिक्लेरेशन मस्ट बी रेटिफाइड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ। 60 दिनों के भीतर संसद के दोनों सदन इसे पास करें। द बजट एंड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज आर कट ड्यूरिंग दिस पीरियड। बजट में कटौती होगी, कर्मचारियों के सैलरी वेतन में कटौती होगी। ए फाइनेंशियल इमरजेंसी नेवर बीन डिक्लेयर। आज तक लगा नहीं है इन इंडिया, नॉट इवन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस 1991। 1991 में देश में आर्थिक संकट आया था, उसके बावजूद भी हमने इमरजेंसी नहीं लगाई। इमरजेंसी से बच गए, और बचने का एक तरीका हमारे पास था, जो था पूंजीवाद। हम पूंजीवाद की तरफ बढ़े। देश में एलपीजी कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसके कारण भारत में व्यापार बढ़ा, देश में इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी आई और सरकार के पास रेवेन्यू आया। तो हम अर्थव्यवस्था के संकट के दौर से निकल चुके थे। इसलिए हमें वित्तीय आपातकाल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। चलिए, तो आज की क्लास में हमने आपातकाल की बात की थी, और आपातकाल अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको हमने कंप्लीट किया है, और इसमें हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। संविधान की प्रक्रिया पूरी पड़ी थी, संविधान के किन अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, और अब तक कितनी बार लगा है और कब कब लगा है, और तारीखों तक हमने डिस्कस किया। कौन प्रधानमंत्री था, कौन राष्ट्रपति था, और राजस्थान को स्पेशल हाईलाइट करते हुए हमने राजस्थान के राष्ट्रपति शासन को भी पूरा डिटेल में विस्तार से आज पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में राष्ट्रपति की 3 पावर और बची हुई है, और एक है डिप्लोमेटिक पावर यानी कि कूटनीतिक शक्ति, एक है सैन्य शक्ति मिलिट्री पावर, और एक है विवेक शक्ति
डिस्क्रेशनरी पावर। ये होने के बाद में हम बात करेंगे भारत में अब तक कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बने हैं, उन राष्ट्रपतियों की खास खास विशेषताएं क्या थी, उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर आज हमने जो बात की है उसमें हमने राष्ट्रपति की शक्तियों की बात की है, और ये आज 6ठी क्लास है राष्ट्रपति की। और अगली क्लास में हम मेरे हिसाब से हम 3 क्लास और लेंगे और राष्ट्रपति अपना फिनिश हो जाएगा। बड़ा टॉपिक है, थोड़ा धैर्य के साथ हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।